हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिक। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। और इस वक्त मार्केट की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि जो ईरान और यूएसए के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने जा रही है, जिसको लेके ये है कि वॉर जो है फिर वो एंड हो जाएगी। ठीक है, अब ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की क्या सिनेरियो है उसको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, वीडियो पे अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर से अब लॉन्ग फॉर्म वीडियोस जो हमने रेगुलर बेसिस पे शुरू कर दिए हैं। शॉर्ट्स पे तो आप हमें देख ही रहे हो। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि बहुत दिनों से ये बातचीत चल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप बार-बार क्लेम करता था कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गई और फाइनली पहली बार ईरान ने सिग्नल दे दिया है कि हाँ, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो सकता है। ठीक है, तो एक-एक करके इस पे न्यूज़ पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अभी ये 24 घंटे के अंदर जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो सकता है, ये मानना है शहबाज शरीफ का, जो कि प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का। और ये मीडिएटर भी हैं, तो इनका ये क्लेम है कि अगले 24 घंटे में डिजिटल कॉपी जो है वो दोनों की साइन हो सकती है। ठीक है, मामला कुछ इस तरीके से कि कल पहली बार हिंट दिया था, आप देख सकते हो 3.3 मिलियन व्यूज़ हैं इस ट्वीट के। सैयद अब्बास अरागची, ठीक है, जो कि आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है, ईरान के। उनका ये कहना है कि द इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज़ नेवर बीन क्लोज़र, मतलब काफ़ी क्लोज़ है वो इसके। पेंडिंग इट्स फाइनलाइज़ेशन, मीडिया को कोई ऐसे स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए कंटेंट के बारे में, बट हम काफ़ी क्लोज़ हैं, ठीक है, इसको साइन करने के लिए। और ये यूएस भी क्लेम कर रहा था। और इसके बाद ये जो रॉयटर्स की रिपोर्ट है, ये कि मीडिएटर पाकिस्तान सेज यूएस एंड ईरान एक्सपेक्टेड टू साइन अ डील विद इन 24 आवर्स। ठीक है, तो इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट हैं, वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, वो मैं आपको एक-एक करके यहाँ पे पॉइंट को थोड़ा-सा बता देता हूँ कि द प्रपोज्ड एमओयू कॉल्स फॉर रीओपनिंग, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो ओपन हो जाएगा। यूएस का जो नेवल ब्लॉकेड है ईरानियन पोर्ट्स पे, वो भी ओपन हो जाएगा। नेगोशिएशन ओवर ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो नेगोशिएशन है, ये होगा जब ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो जाएगा। उसके 60 दिन के अंदर अंदर जो है एक बड़ा अग्रीमेंट साइन होगा, जिसके अंदर बड़ी चीज़ें डिस्कस होंगी, जिसमें न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेके जो डिस्कशन है, वो सेकंड फेज़ में होगी, मतलब जब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने के बाद। ठीक है? एक तो ये है। उसके ऊपर यूएस ऑफिशियल है, उसने एनोनिमिटी को बरकरार रखते हुए ये बोला है कि दैट ट्रम्प कोर ऑब्जेक्टिव एंड जो है वो मीट आउट हो गए हैं। तो ट्रम्प इज़ आल्सो हैप्पी इन दैट ही इज़ इन अ वेरी, वेरी गुड प्लेस। ठीक है? उसके बाद यूएस वुड बिगिन रिलीजिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब यूएस जो है वो फिर ईरान के जो फ्रोज़न फंड्स हैं, उसको जो है वो वापस करेगा। ठीक है? सैंक्शंस को जो ऑयल जो है वो वेव ऑफ करेगा। ये सब सेकंड फेज़ में होना है। सेकंड फेज़ मतलब एक बार एमओयू साइन हो गया। एमओयू साइन होने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि कॉन्फिडेंस बूस्टर, जिसे कहते हैं ना कि यार 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही होती है ना, तो कहते हैं इस मेरे को तेरे पे विश्वास नहीं है, कहता है मुझे तुझ पे विश्वास नहीं है। तो कहता है ठीक है, 50-60 दिन के लिए हम एक एमओयू साइन कर लेते हैं। एक बार अपने एक-दूसरे को ऑब्ज़र्व करते हैं। कुछ चीज़ों पे एग्री कर देते हैं, और जो बड़ी चीज़ें हैं जिनकी वजह से लड़ाई हुई थी, उनको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो बाद में डिस्कस करने का मतलब एक बार 60 दिन के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बन गई ना, दोनों के बीच में एक-दूसरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, हम चल सकते हैं ऐसे, तो फिर बड़ी चीज़ों पे जो है वो डिस्कशन होगा। ठीक है? तो जिसमें से न्यूक्लियर एनरिचमेंट है, ईरान के फ्रोज़न फंड्स हैं, सैंक्शंस के वेवर्स हैं, इन सब चीज़ों पे बात होनी है। ठीक है? तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं और भी बताऊँगा अभी आगे कि अरागची ने क्या-क्या बोला है। फिलहाल ये है कि जो एमओयू है वो 2 पेज का है, ठीक है? और उसमें करीब 14 पॉइंट हैं। वो 14 पॉइंट क्या है, अभी तो मीडिया उसको वो कर रहा है, लेकिन कुछ पॉइंट ज़रूर हैं कि जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन होगा, ब्लॉकेड हटेगा, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है, और एक-दूसरे पे वो अटैक नहीं करेंगे। ये तो कन्फर्म है कि 2-3 पॉइंट तो ये दिखते हैं कि ये बात भी हो रही है। लेकिन और उसके अंदर छोटे-छोटे पॉइंट क्या है, वो अभी पता लगेगा अल्टीमेटली। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय मुद्रेक्स। मुद्रेक्स एक इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज है, जहां पे आप अपनी क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। मुद्रेक्स का वेबसाइट वर्जन और मोबाइल ऐप दोनों अवेलेबल है। सबसे पहले वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ डैशबोर्ड पे आते ही आपको मार्केट का एक क्विक ओवरव्यू मिल जाता है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है कॉइन सेट्स, जिसके अंदर आप एसआईपी स्टाइल में अलग अलग बास्केट्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं मुद्रेक्स का मोबाइल ऐप। लॉगिन करते ही डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जहां पे आप मार्केट की प्राइस मूवमेंट्स को, अपनी एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हैं। पोर्टफोलियो टैब को क्लिक करके आप अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस और अपनी होल्डिंग्स को भी ट्रैक कर सकते हैं।
इसमें बहुत ही अच्छा फीचर है कॉइन सेट्स, जहाँ पे अगर आपको क्रिप्टो की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ पे बास्केट्स को पिक कर सकते हैं और इंडिविजुअल कॉइन की जगह आप बास्केट को जैसे म्यूचुअल फंड स्टाइल की तरह आप यहाँ पे बास्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली इंडिविजुअल कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक या तो वन टाइम या रेकरिंग, दोनों ही यहाँ पे तरीके अवेलेबल हैं। क्रिप्टो के साथ साथ आप यहाँ पे गोल्ड के प्राइस में भी एक्सपोजर ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली गोल्ड तो बाय नहीं करते, लेकिन आप जॉट टोकन को बाय करते हो जो कि गोल्ड के प्राइसेस के बेसिस पे अपनी मूवमेंट बनाता है। तो एक बार मुद्रिक जरूर ट्राई करना, अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है। और ईरान की न्यूज़ एजेंसी ने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें क्लेम करी हैं। उसमें एक आर्टिकल छापा इन्होंने इरना ने, जिसमें अरागची ने ये बोला है कि चाहे रिज़ल्ट कुछ भी हो, रिज़ल्ट ये है कि एक तो इनका ये कहना है कि ईरान को पहली बार 47 इयर्स में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज़ किया है, ठीक है? उनकी सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज़ किया, वरना पहले तो ईरान को कोई कंट्री नहीं मानते थे। और ये भी बोला है कि रिज़ल्ट 14 पॉइंट का जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो जो मीडिया में मेंशन हो रहा है, उसकी जो कंटेंट है वो अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया है, ना ही करेंगे। लास्ट राउंड पे कोई भी चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ ना कुछ हम एक अंडरस्टैंडिंग पे पहुँच गए हैं और वो साइन हो सकती है, ठीक है? और इसमें ये भी बोला है कि अरागची ने कि काफ़ी सारी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसको लूप में लेके किया है, और ये भी बोला है कि इट विल स्टॉप द वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग लेबनान। लेबनान इसका पार्ट है एमओयू का, ठीक है? तो ये भी यहाँ पे अरागची ने कहीं न कहीं कन्फर्म किया है कि लेबनान इसका पार्ट है। ऑब्वियसली जिसको लेके इज़राइल का क्या टेक होगा वो मैं अभी वीडियो में बताता हूँ। बट काफ़ी सारी ये है कि ईरान ये कि इसने अरागची ने ये भी एक अच्छी बात बोली है कि कोई भी एमओयू जब साइन होता है तो डिप्लोमेसी यही होती है कि दोनों पार्टीज कंफर्टेबल हों, तो दोनों को लगता है कि वो खुश हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है किसी एमओयू में कि 100% एक पार्टी जीतती है। अगर 100% एक पार्टी को जीतना होता तो फिर एमओयू साइन ही नहीं होते। तो कहीं न कहीं ये एक चीज़ है, और ये अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट दोनों को ये फीलिंग आ रही है कि दोनों विनर हैं। बट ओवरऑल ईरान का ये पॉइंट है कि जो ईरान के जो लोग हैं कहीं पे भी उनकी रिस्पेक्ट या डिग्निटी या कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके ये एमओयू साइन नहीं हो रहा है। सो अब इस एमओयू के जो पॉइंट है अल्टीमेटली क्या होंगे वो अगले 24 घंटे में पता लग ही जाएगा कि क्या हो इसके अंदर पॉइंट आते हैं। बट जो भी हो यार, इसका फ़र्क ऑब्वियसली मार्केट्स में पता लग गया है। $87 पर बैरल पे आ गया है ब्रेंट क्रूड, जो कि किसी टाइम में 110, 115 पे भी पहुंचा था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट ऑलरेडी इसको इसको वेलकम करने लगी है। बिटकॉइन भी $64,000 पे आ गया, जो कि एक टाइम में $59,000 पे चला गया था। ऑब्वियसली मार्केट के अंदर काफ़ी एक्सुबरेंस है। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एंथ्रोपिक के ऊपर की जो न्यूज़ है, उससे पहले मैं एंथ्रोपिक की न्यूज़ को कवर करूँ, मैं ईरान पे 1-2 मिनट और बोलना चाहता हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए। देखिए, सिंपल सी बात है कि वॉर जो है साइकोलॉजिकल पॉइंट पे अगर आप देखें तो ईरान हैज़ वॉन इट, ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं है कि ईरान ने सबसे पहले आप ये देखो कि अपनी जो उस रीजन में जो अपनी पावर है उसको कम्युनिकेट कर दिया। उसने सारी जितने भी अपने नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको डोमिनेट किया, उन पे अटैक किया और उसने रेज़िस्ट किया, ठीक है? उसने अपनी जो भी फायर पावर है उस पावर है उसको भी दिखाया। यूएस को और इज़राइल को भी ये समझ में आ गया कि बॉस अब अगर नेक्स्ट टाइम इस पे कुछ करना है तो बहुत बड़ी प्रिपरेशन के साथ आना होगा, ठीक है? और बहुत सारे ना उसको एक साइकोलॉजिकल कहीं न कहीं एज है ईरान के पास, ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं है। इस वॉर के अंदर नो डाउट ईरान का भी बहुत नुकसान हुआ है। इसमें कोई डाउट नहीं कि उनके चाहे तेल के कुएँ हैं, चाहे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत नुकसान हुआ है। बट एक साइकोलॉजिकल फ्रंट पे अगर आप देखो तो इतनी बड़ी सुपर पावर से भिड़ना, जिसके एयर बेस, जिसकी मिलिट्री के बेसिस बिल्कुल ईरान के इर्द-गिर्द थे। इज़राइल और यूएस ने मिलके ईरान पे अटैक किया था, तो कोई भी देश होता तो वो 1 मिनट को कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आगे आता और सरेंडर कर देता। बट ईरान ने ऐसा नहीं किया, तो आई थिंक वो उनके पास एक एज है। अमेरिका के पास ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प कहीं पे भी ये शो नहीं करना चाहता है दुनिया को ऑब्वियसली कि वो हार गया। तो ऑब्वियसली ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जो उसको एक विक्ट्री फील कराएँगे, ठीक है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बिना कंडीशन के ओपन होना भी एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, जिसको लेके ईरान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा था। वो कह रहा था कि मैं कभी भी अब तो टोल लगा के ही रहूँगा, कभी भी अब ये बिना टोल के तो यहाँ से शिप्स गुज़रेंगे नहीं। अगर बिना कंडीशंस के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हो जाता है तो यूएस के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। और हँसी की बात ये है कि वॉर किस लिए लड़ी गई थी? वॉर से पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फ्री था ना, वहाँ से तो सारी शिप्स जा रही थी। तो फिर अमेरिका को अचीव क्या हुआ इससे? अमेरिका ने ये लड़ाई तो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए लड़ी थी ना।
अगर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में न्यूक्लियर वेपन की बात ही नहीं हुई, न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात ही नहीं की, ईरान न्यूक्लियर को नहीं रखेगा, न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं रखेगा, तो फिर किस बात की अंडरस्टैंडिंग होगी? इसीलिए कहीं न कहीं ना इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेके और सैंक्शंस को लेके $120 बिलियन बहुत होते हैं किसी भी कंट्री के लिए। अब ईरान के $120 बिलियन अमेरिका ने फ्रीज़ कर रखे हैं। ये जो 2 बड़े पॉइंट हैं, और तीसरा सैंक्शंस, कि ईरान को जो तेल नहीं बेच पाता वो दुनिया को, उसके ऊपर जो ये सैंक्शंस लगे हैं, ये 3 पॉइंट, एक ईरान के $120 बिलियन वापस करना अमेरिका को, एक ईरान के ऊपर से सैंक्शंस को हटाना कि वो फ्रीली अपना तेल डॉलर में बेच सके दुनिया को, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, और तीसरा ये कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट। ये 3 मेजर पॉइंट जो हैं ये बात के लिए छोड़ दिए गए। चलो ये भी अच्छी चीज़ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अभी जो सबसे बड़ा ना, इज़राइल खुश नहीं होगा, और इज़राइल अभी अगर खुश होता तो लेबनान पे अभी भी वो अटैक नहीं कर रहा होता। जबकि ये इज़राइल को ही पता है कि एक एमओयू साइन होने की कगार पे है, तो मैं अब अटैक नहीं करूँ, लेकिन वो कर रहा है। और कहीं न कहीं इज़राइल ये नहीं चाहेगा कि ये एमओयू बरकरार रहे, 60 दिन के अंदर कोई ना कोई नया खेल हो सकता है। सो बहुत ज़्यादा मैं खुश इस बात से हूँ कि चलो एक अंडरस्टैंडिंग साइन हो रही है, बट मैं बहुत होपफुल नहीं हूँ, बिकॉज़ इन 60 दिनों के अंदर कोई बड़ी चीज़ हो सकती है, कोई बड़ा कांड हो सकता है। आई जस्ट होप कि वो ना हो, बट आई एम श्योर कि इज़राइल इज़ नॉट हैप्पी अबाउट इट, एंड दे माइट वांट टू चेंज दिस एमओयू, कि ये एमओयू सक्सेसफुल ना हो। चाहे वो डोनाल्ड ट्रम्प को कन्विंस करे या मार्केट के अंदर कुछ ऐसा सिनेरियो पैदा हो जाए, यू नेवर नो। बट आई एम रियली नॉट होपफुल कि कुछ बहुत इन 60 दिनों के अंदर बहुत स्मूथ कुछ निकल जाएगा, ठीक है? बिकॉज़ ऑब्वियसली वी ऑल नो द रीज़न्स। एंड एक और बड़ी चीज़, ये जो एंथ्रोपिक के का जो क्लाउड है, क्लॉड का जो फेबल 5 है, उसकी कैपेबिलिटी इतनी सॉलिड थी कि उसको आप सिर्फ वॉइस प्रॉम्प्ट दे रहे थे और वो चीज़ों को बना रहा था। मतलब लोगों ने 10-10 मिनट के अंदर पोकेमॉन जैसी गेम्स बना दी, कॉन्ट्रा, सुपर मारियो ब्रदर्स ब्रॉस, और आपका और बड़ी बहुत सारी माइनक्राफ्ट, ऐसी-ऐसी गेम्स, गेम्स छोड़िए, इतने इतने जो 50 मिलियन लाइन ऑफ कोड बड़ी-बड़ी कंपनियों का, जिनको 2-2 महीने लगते थे ऑडिट होने में, वो हार्डली हार्डली 1 दिन के अंदर जो उसने ऑडिट कर दिए। और भी कई ऐसे सिम्युलेशंस, कई ऐसे मॉडल्स, कई ऐसी चीज़ें बन रही थी। अब अमेरिका को क्या लगा कि यार ऐसा ना हो कि जितनी इंटेलिजेंस हमने दुनिया को दे दी, तो दुनिया यही इंटेलिजेंस हमारे अगेंस्ट यूज़ ना करने लग जाए। पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ कि अमेरिका नहीं चाहता कि यार मैंने एक इतनी सुपर इंटेलिजेंट चीज़ बना के मैं दुनिया को दे दूँ और दुनिया फिर वही मेरे अगेंस्ट यूज़ करे। तो एक तो रीज़न ये कि अमेरिका नहीं चाहता कि अपनी सुपर इंटेलिजेंस को वो एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता। अमेरिका ने पहले भी किया है, क्रिप्टोग्राफी को दुनिया को एक्सपोर्ट नहीं किया था। क्रिप्टोग्राफी वही चीज़ है जो आपकी टेक्नोलॉजी क्रेडिट कार्ड के अंदर यूज़ होती है, जो आपके बैंक नेट बैंकिंग में यूज़ होती है, जो आपके बिटकॉइन में यूज़ होती है, जो आपकी क्रिप्टो में यूज़ होती है। दुनिया के हर डिजिटल फाइनेंस आज जो सिक्योर है ना, वो क्रिप्टोग्राफी की वजह से सिक्योर है। इमेजिन करिए कि अमेरिका जेल में डाल देता था लोगों को। 30 साल तक उसने कहा था कि कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता, कोई आम जनता इस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकती। वही काम आज वो एआई के साथ कर रहा है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा, ये चाइना भी कर रहा है। चाइना ने तो पासपोर्ट रख लिए हैं। उनके एंटरप्रेन्योर्स देश छोड़ के जा नहीं सकते, और उनकी कंपनियों में अमेरिकन कंपनियां इन्वेस्ट नहीं कर सकती। पीछे एक केस हुआ, बंदे ने सिंगापुर से रजिस्टर करी हुई थी कंपनी, लेकिन वो चाइना का, उसकी नेटिव प्लेस चाइना थी, तो उन्होंने उसके पैसे वापस करवा दिए फेसबुक को, मेटा को। सो कहने का मतलब है ये अब ना इंटेलिजेंस को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, इंटेलिजेंस को खुद यूज करेंगे। यूज करने के बाद जो घिसी-पिटी इंटेलिजेंस हो जाएगी ना, जो पुरानी हो जाएगी, वो लोगों को दे देंगे दुनिया को यूज करने के लिए। इस तरह का एक तो सिनेरियो बन रहा है। दूसरा, एंथ्रोपिक जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करता है, क्योंकि उन्होंने बोला कि डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कि हमें वॉर के अंदर एंथ्रोपिक यूज करना है, क्लॉड यूज करना है। एंथ्रोपिक ने वो मना कर दिया था। जो काम आज फेबल 5 यूज कर सकता है, एंथ्रोपिक वालों का ये कहना है, वो क्लॉड का 5.5 मॉडल भी वही काम करता है। लेकिन क्या है कि हमें तो तुमने बैन कर दिया कि पूरी दुनिया एक्सेस नहीं कर सकती, लेकिन ओपन एआई का 5.5 दुनिया यूज कर सकती है। इसका मतलब तुम हमसे खुंदक भी निकाल रहे हो। अब उसने ये पब्लिकली तो नहीं बोला, लेकिन ये साफ दिखता है, कई एक्सपर्ट्स का मानना है, क्योंकि आईपीओ दोनों के सक्सेस एक ही टाइम पे आ रहे हैं। तो ओपन एआई को हो सकता है सक्सेसफुल करने के लिए क्लॉड के मॉडल को बंद कर दिया, दुनिया का एक्सेस बंद कर दिया, ताकि ओपन एआई जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए। लोग ओपन एआई को अब यूज़ करेंगे, क्लॉड के फेबल 5 को बंद करवा दिया, और ओपन एआई का जो 5.5 है वो चलने दे रहे हैं। तो ये गेम चल रहा है पीछे। देख रहे हैं किस तरह की कॉर्पोरेट लेवल पे गंदी गेम चल रही है, ठीक है? सो गाइज़, ये है सिनेरियो पूरा इस वक़्त, ठीक है? और
क्या बोलूँ, बस यही बोलूँगा कि यार ये जंग रुके, जंग किसी भी के भी फ़ायदे की नहीं होती। हमारे किचन में क्या बनेगा, हमारी गैस कितनी हमें यूज़ करनी है, इन्फ्लेशन सबको हिट कर रही है, पेट्रोल पंप पे आप जाते हो तो आप हमेशा देखते हो कि यार आज तेल कितने का है। ये एंग्ज़ायटी, ये चीज़ें ऑब्वियसली हमारी लाइफ़ को भी इफ़ेक्ट करती हैं। तो हम यही दुआ करते हैं कि कभी भी दुनिया में कहीं कोई जंग ना हो, अमन और चैन के अंदर लोग रहें, क्योंकि जो जंग के साए में जी रहे होते हैं, उनसे आप पूछिए तो सही कि उनकी लाइफ कैसी होती है। जैसे वो बच्चों को नीचे नहीं खेलने दे रहे अकेले कि यार कि कहीं मिसाइल ना गिर जाए, कोई बम ना गिर जाए। इतनी इनसिक्योरिटी के अंदर जो जीवन बिताते हैं, वो वही जानते हैं जो उसके अंदर रह रहे हैं। तो वॉर किसी को भी पसंद नहीं है और ये वॉर रुकनी चाहिए और दुआ करिए कि ये एमओयू साइन हो जाए और सब चीज़ें स्मूथली वो हो जाएँ। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके धंधे चलते ही वॉर से हैं। तो जस्ट होप कि वो सक्सेसफुल ना हो पाएँ, ठीक है? एंड द होल पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज़ कि एआई इज़ आल्सो गेटिंग वेरी डेंजरस, ठीक है? और वो हमने देख लिया है और उसकी जो कैपेबिलिटी है, ठीक है? और मैं यही कहता हूँ कि एआई और वॉर ये दोनों एक ऐसे टाइम पे आई हैं दोनों एक साथ कि ये बड़ा सिग्नल है ह्यूमैनिटी के लिए। आपको इससे सीखना चाहिए और प्रिपेयर करना चाहिए अपने आप को कि यार वो कौन से ऐसे प्रोफ़ेशन है, कौन सी ऐसी तैयारी है मुझे फ्यूचर में जो मेरे को पहले तो सर्वाइवल के लिए देखना है, ठीक है? कि मैं सर्वाइव कर जाऊँ और एक बार सर्वाइव कर गया तो प्रोग्रेस तो मैं फिगर आउट कर ही लूँगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि मैं ऐसी कौन-सी मेरी प्रोफ़ेशन है, कौन-सी ऐसी ऑक्यूपेशन है, जो मुझे एटलीस्ट सर्वाइव कर ले जाए फ्यूचर में, ठीक है? और उसके लिए हमने सुनील जी के साथ काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए, उनको आप जाके डिटेल में आप देख सकते हैं, ठीक है? चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक गाइज़ थैंक यू वेरी मच।